हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, जो चैप्टर 9 है, कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। इस चैप्टर में हम देखेंगे किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है काम करता है, काम कर रहा है 69 ईयर्स से, एंड इंडिया ने किस तरीके से मैनेज किया है, और उसी कॉन्स्टिट्यूशन से हम आज भी चले आ रहे हैं। हमारा संविधान जो है कब कंप्लीट हो गया था? 26 नवंबर 1949 में ये कंप्लीट हो गया था। पर जो है इसको इम्प्लीमेंट किया गया हमारे पूरे संविधान को 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 1950 में, ठीक है। तो 1950 में इसको फिर 26 जनवरी को, जिस दिन हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, तो 26 नवंबर को 2015 से मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि ये जो डे होगा ये कॉन्स्टिट्यूशन डे कहलाएगा। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं हम 26 नवंबर को, ठीक है। और 26 जनवरी को हमारा संविधान पूरा इम्प्लीमेंट हो गया था। तो इतने सालों से जो हमारा संविधान है वैसा का वैसा ही है, ठीक है। उसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए गए, बदलाव लाए गए हैं, इसलिए उसको लिविंग डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। पर हमें ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी कि हम अपना पूरा संविधान ही चेंज कर दें, है ना। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको अमेंड किया जा सकता है, मतलब उसमें चेंजेस लाए जा सकते हैं जैसे-जैसे नीड रहती है, जब-जब ज़रूरत रहेगी टाइम में, ठीक है। जैसे कि अभी रिसेंटली 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2023 का, जिसमें 33% रिजर्वेशन दिया गया विमेन्स को पार्लियामेंट में एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो विमेन की रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए इसमें चेंजेस किए गए। ओके, ऐसे ही जीएसटी लाया गया था, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था 2017 में। 2016 का एक्ट था, इम्प्लीमेंट किया गया था 1 जुलाई 2017 में। तो ये जो है 1 जुलाई को जीएसटी भी मनाते हैं। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है ना, हर कोई पे करता है उसे। जैसे आप एक बिस्किट भी खरीदते हैं ना, तो उसमें जीएसटी लगता है। आप कुछ भी, जैसे आपके घर में कोई वॉशिंग मशीन आई, रेफ्रिजरेटर आया, या फिर लैपटॉप भी खरीदते हैं आप, कोई भी सामान होता है ना उसमें जीएसटी लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो वो लाया गया हमारे देश में, तो संविधान में चेंज किया गया। ऐसे ही कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए जाते हैं। ये जो अमेंडमेंट होते हैं, ये होते तो रहे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन फिर भी वैसा ही का वैसा है, और उसके जो बेसिक प्रिंसिपल हैं वो चेंज नहीं हो सकते। जो 1973 में ना केशवानंद भारती केस आया था, केशवानंद भारती वर्सेस जो स्टेट ऑफ केरला का केस था, तो इसको ना, इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन दी थी। मतलब क्या हुआ इसका? बेसिक स्ट्रक्चर को आप चेंज नहीं कर सकते संविधान के, सब कुछ चेंज कर सकते हो आप संविधान का। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, कि आप बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, वो केस टू केस डिफाइन करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इसी को जुडिशियल रिव्यू भी कह देते हैं, क्योंकि ना कोई भी एक्ट लाया गया, कोई भी संविधान में चेंज किया गया, तो वो सब का सब ना सुप्रीम कोर्ट देखते हैं, भाई ये अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं, ऐसा तो नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का वॉयलेशन किया जा रहा है। तो ऐसा कोई लॉ होता है ना, तो उसको नल एंड वॉइड कर देते हैं, उसको खत्म कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो यही बात है कि बेसिक चीजों को चेंज नहीं करा है संविधान में। जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो तो चेंज कर सकते हैं। जुडिशरी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल आता है, जिसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, संविधान को प्रोटेक्ट करने में और इंटरप्रिटेट करने में संविधान को। मतलब संविधान में क्या लिखा है ये बताते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जो हमारी जुडिशरी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि आर्टिकल 21 का एग्जाम्पल हमने कई बार दिया। आर्टिकल 21 हमारा फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट टू लाइफ, ठीक है। तो लाइफ जो अच्छी ज़िंदगी डिग्निटी के साथ रहना, ये जो हमारा अधिकार है। तो इसमें राइट टू पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट भी ऐड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, राइट टू हेल्थ ऐड कर दिया, राइट टू फूड ऐड कर दिया। तो कई सारे राइट्स ऐड कर, राइट टू प्राइवेसी ऐड कर दिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट है। राइट टू प्राइवेसी का जो राइट है ना, ये जो है केएस पुट्टास्वामी केस था 2017 का, तो उसमें जो है ऐड किया गया राइट टू प्राइवेसी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि ना आज के टाइम पर देखो तो डेटा जो है, जैसे कि ना आपके फ़ोन से डेटा ले लिया जाता है, आपकी फ़ोटोज़ वग़ैरह कोई ले लिया, तो ये आपकी प्राइवेसी का वायलेशन होगा आपसे बिना पूछे, है ना? तो वो एक प्राइवेसी का राइट है, आप अपने जो पर्सनल स्पेयर में कुछ भी करते रहो।
ओके। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि ना इवॉल्व होता रहा है टाइम टू टाइम, और ज़्यादा जो है इसके प्रोविजंस को जो इंटरप्रिटेट किया, जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को सुप्रीम कोर्ट ने और ज़्यादा इसको जो वाइड बना दी है, इसकी डेफिनेशन भी। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स एक्सपेंड ही होते गए हैं बहुत ज़्यादा। तो इवॉल्व होता रहा है जो ये हमारा संविधान है, और ना जो चेंज होती है सिचुएशन उसके अकॉर्डिंगली चेंज भी लाया गया हमारे संविधान में। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन स्टैटिक है? मतलब मूव ही नहीं कर रहा, वैसे ही का वैसा है जैसे ना उसको लिखा गया था, क्या वो वैसे ही है? इतना कॉमन नहीं है कि कोई नेशन, कोई कंट्री जो है बार-बार संविधान लिखे, है ना? जो भी चेंजेज़ आ रहे हैं, सर्कमस्टेंसेस हैं, मतलब सिचुएशन चेंज हो रही है, आइडियाज़ चेंज हो रहे हैं सोसाइटी में, पॉलिटिकल जो अपील हो रही है उसकी वजह से भी। तो ना ऐसा नहीं है कि बार-बार आप संविधान जो है उसको बदल दें या फिर दोबारा लिखने बैठ जाएँ, है ना? तो सोवियत यूनियन का एग्ज़ाम्पल लें, तो जो यूएसएसआर ना, अब तो रशिया है, यूएसएसआर जो था एक पूरा देश हुआ करता था बहुत बड़ा, जिसमें कई सारी कंट्रीज़ थी, ठीक है? तो अब उसमें से जो है उसका जो है 1990s में ये टूट गया यूएसएसआर। ये क्या हो गया? हाँ, 1990s में जो है यूएसएसआर जो है इसमें से कई सारी कंट्रीज़ निकली, 13-14 कंट्री, जिसकी सबसे बड़ी कंट्री थी इसमें से रशिया। तो जो पहले जो यूएसएसआर था ना, इसमें 4 कॉन्स्टिट्यूशन ये लोग लिखे थे। तो जो 74 इयर्स में इनने 4 बार संविधान लिख लिया। 1918 में, 1924, 1936 और 1977। पर अगर आप हमारे देश में देखो तो हमारे यहाँ तो भई एक ही बार संविधान लिखा गया है, और वही संविधान इतने सालों से हमारे यहाँ चल रहा है, ठीक है? 1991 में जो है कम्युनिस्ट पार्टी जो थी सोवियत यूनियन की, वो खत्म हो गई, और जो सोवियत फेडरेशन था ना वो टूट गया। सोवियत फेडरेशन में से कई सारे देश निकल के आए। इसके बाद में पॉलिटिकल अपील देखने को मिली, और जो नया-नया रशिया बना था ना, जो रशिया फेडरेशन, उन्होंने नया संविधान लिखा 1993 में। बट अगर हम अपने इंडिया को देखें ना, तो इंडिया में तो संविधान जो है हमारा कब अडॉप्ट किया, आधा अडॉप्ट किया था, पूरी तरीके से अडॉप्ट जो किया ना, इम्प्लीमेंट किया गया 26 जनवरी को किया गया था, 1950 में, और 26 नवंबर को कंप्लीट हो गया था हमारा, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाते हैं, आपको बताया ना, ये तो रिपब्लिक डे है हमारा, है ना? तो 69 इयर्स से ज़्यादा हो चुके हैं हमारे संविधान को, और सेम कॉन्स्टिट्यूशन अभी भी चल रहा है। वो ढंग से हमारे देश को आगे लेकर के चल रहे हैं, उस संविधान के हिसाब से चल रहे हैं हम, है ना? जिसके हिसाब से हमारी गवर्नमेंट जो है वो काम-काज करती है कंट्री में। तो इतना अच्छा संविधान है हमारा कि उसको इतना ज़्यादा जो है मतलब बार-बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसको ख़त्म नहीं किया गया, वो आज तक वैसा का वैसा ही है। तो क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना अच्छा है कि उसमें कोई चेंज की ज़रूरत है ही नहीं? हाँ, ऐसा है क्या? तो अगर हम देखें, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे बहुत दूरदृष्टि वाले थे वो, और बहुत ही समझदार लोग थे। वो जानते थे कि फ्यूचर में चेंजेस आएँगे, है ना? फ्यूचर में कई सारे बदलाव हो सकते हैं, जैसे अब देख लो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस आ गया। किसी ने सोचा था इतना ज़्यादा डिजिटल पेमेंट हो जाएगा, है ना? क्रिप्टो करेंसी आ गई। भाई क्रिप्टो करेंसी तो किसी के जो कि कोई इसको रेगुलेट कर ही नहीं सकता, खुद से काम करती है ना? तो इन सब ऐसी-ऐसी चेंजेज़ आ रहे हैं हमारे, जो हमारे मतलब कि वर्ल्ड में भी। ओके, तो ओके, कोई किसी को नहीं पता होगा, तो वो ना जानते थे कि फ्यूचर में कई सारे बदलाव हो सकते हैं। तो उन्होंने इतना स्कोप छोड़ा कि हम अपने संविधान में चेंजेस कर सकते हैं। तो अगर देखें तो इसका ना आंसर जो मिलता है हमें, ये जो बहुत ही ज़्यादा सही है कि जो ना हमारा संविधान जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है हमारा संविधान, है ना? तो बेसिक फ्रेमवर्क जो है हमारे संविधान का, वो सूट करता है हमारे देश को, है ना? हमारे देश की हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो डिफरेंट सेक्शंस हैं हमारे सोसाइटी में, ठीक है? इतने जो मतलब डिफरेंट डाइवर्सिटी है हमारे देश की, ये सब कुछ देखने के बाद में हमारे संविधान बनाने वाले जो थे, उन्होंने इतना अच्छा संविधान बनाया, ठीक है? अपने देश के अकॉर्डिंगली। तो ये भी सही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे ना, वो बहुत ही ज़्यादा दूरदृष्टि वाले थे, और ना उन्होंने ऐसी सिचुएशन सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किए फ्यूचर सिचुएशन के। मतलब कि उन्होंने पहले ही देख लिया था भाई, कई सारे चेंजेस, मतलब कई सारी ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं कि फ्यूचर में, है ना? तो उन्होंने ये सोच के ना, तो उसी तरीके से हमारे संविधान को लेकर के चले वो। बट कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा नहीं है कि जो सारे की सारी जो जो भी होने वाला है वो पहले से ही डिसाइड कर ले, है ना? और उसी तरीके से सब लिख, मतलब कि जो भी फ्यूचर में इवेंट्स होने वाले हैं उन सब चीज़ों के बारे में पता हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है कि मतलब उसमें कोई भी चेंजेस ना करें, है ना?
तो किस तरीके से जो सेम कॉन्स्टिट्यूशन जैसा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा पहले था, वही हमारी कंटिन्यू चला आ रहा है, हमारे देश को सर्व कर रहा है। तो इसका आंसर है ऐसे जो वन ऑफ द आंसर इसका एक आंसर ये भी है ऐसे क्वेश्चन का कि कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट करे नेसेसिटी ऑफ मॉडिफिकेशन अकॉर्डिंग टू चेंजेस नीडेड इन सोसाइटी। मतलब कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना उसमें स्कोप दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कि टाइम के साथ-साथ ना उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं जिस तरीके की नीड्स है सोसाइटी में। जो भी समाज में बदलाव हो रहे हैं उस हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। सेकंड चीज़ होती है कि जो एक्चुअल वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि ना इतना फ्लेक्सिबल तो रखो उसका इंटरप्रिटेशन। जैसे कि देखो ना अभी सुप्रीम कोर्ट ने कितने सारा एक्सपेंड कर दिया फंडामेंटल राइट को, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ में कितनी सारी चीजें इंक्लूडेड कर दी है ना, इंक्लूड कर दी। तो ऐसा होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है इंटरप्रिटेशन की। और जो बोथ पॉलिटिकल प्रैक्टिस एंड जुडिशियल रूलिंग्स की वजह से ही, मेच्योरिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ही इम्प्लीमेंट होता है संविधान अच्छे से। तो पॉलिटिकल जो लोग होते हैं ना, उनकी भी इम्पोर्टेंस होती है। भई पता चला कि आप सबसे अच्छा संविधान बना दो दुनिया का, पर अगर लोग ही खराब है ना, तो वो पूरा सब कुछ करप्ट कर देंगे। ठीक है? तो जो नेता लोग होते हैं ना, उनका भी रोल होता है और जुडिशरी भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इसी तरीके से हम अपने संविधान को लेकर के चलते। संविधान होता क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशन, गाइडलाइन सब कुछ दिया गया है उसमें किस किस तरीके से हमारा देश चलेगा। ठीक है? इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और उसकी सारी पावर्स जो है जनता के पास में है। ठीक है, तो ये क्या है? संविधान में ही तो लिखा है, आपने प्रिएम्बल पढ़ा होगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया लिखा रहता है उसमें सबसे पहले। प्रिएम्बल पढ़ के आप बता दोगे कि आपके संविधान में क्या है, ठीक है? तो प्रिएम्बल एक प्रीफेस इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट होता है। तो ये ना ये कई फैक्टर है जिससे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक लिविंग डॉक्यूमेंट बनता है, रेदर देन जो एक बंद और रुका हुआ, ठीक है? रूल बुक नहीं है कि इस तरीके से कि उसमें कोई चेंजेस ही नहीं कर सकते अपन। वो एकदम बंद है, ठीक है? वो रुका हुआ है, स्टैटिक है, ओके? तो इस तरीके का नहीं है हमारा संविधान। हमारा संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, रेडी टू चेंज, है ना? मॉडिफाई कर सकते हैं उसको अकॉर्डिंग टू नीड्स, ओके? जो सिचुएशन सोसाइटी में होती है। अब यहाँ पर देखो एक एग्जांपल दिया है फ्रांस का, तो फ्रांस में ना 2 सेंचुरीज़ में जो लास्ट 2 सेंचुरीज़ थी उसमें कई सारे कॉन्स्टिट्यूशन आए। रेवोल्यूशन के बाद में फ्रांस फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। उसके बाद में फिर नेपोलियन जो वहाँ का राजा था, तो उनके बाद में उनके टाइम पीरियड में और फिर फ्रांस जो है उसमें कई सारे एक्सपेरिमेंट होते रहे उनके कॉन्स्टिट्यूशन में। पोस्ट रेवोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन जो रहा 1793 का उनका रहा, जिसको पीरियड ऑफ द फर्स्ट फ्रेंच रिपब्लिक। तो उस टाइम पर जो है रेवोल्यूशन लेकर के आए थे लोग। तो उसके बाद से इनका संविधान लिखा गया। जो है हिस्ट्री की बुक है 9th क्लास की, उसमें पढ़ाया गया है फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, ठीक है? तो ना जो सेकंड इनका फ्रेंच रिपब्लिक बना 1848 में, जो दोबारा से संविधान लिखा। थर्ड जो था इनका, जो कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ 1875 में। 1946 में इन्होंने फिर से संविधान लिख दिया और फोर्थ जो फ्रेंच रिपब्लिक आया फिर से, और फाइनली 1958 में इनका जो है फिफ्थ फ्रेंच रिपब्लिक आया। तो इतनी बार इनका संविधान चेंज हुआ। तो एग्जाम्पल ही बताया गया है किस तरीके से ये कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुए। तो ये क्या बोल रही है? ये कह रही है इट सीम्स टू मी दैट कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आर वेरी क्लोजली लिंक्ड टू पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। ये भी सही है भाई। जैसे-जैसे पॉलिटिकल डेवलपमेंट होती है ना, पॉलिटिक्स हमारी जो देश में होती है ना, उस हिसाब से भी चेंजेस होते हैं क्योंकि भाई वही नेता लोग तो बैठते हैं आगे चल के गद्दी में, ठीक है, गवर्नमेंट में, वही तो चेंजेस लाएँगे। जैसे कि देखो 1976 में ना कई सारे चेंजेस लाए गए संविधान में, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहने लगे थे। क्योंकि भाई इतने सारे अमेंडमेंट कर दिए गए थे, 42nd अमेंडमेंट जो था वो तो बहुत ही बड़ा अमेंडमेंट था, है ना? तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी उस टाइम पर, एडमिनिस्ट्रेशन था उनका, तो इमरजेंसी टाइम पीरियड भी था, तो कई सारे चेंजेस किए गए संविधान में। तो जैसे-जैसे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होती है ना, वैसे-वैसे संविधान में भी कई सारे चेंजेस होते हैं। तो इतना तो आप समझ गए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट कहा जाता है। तो एक सोसाइटी में ना जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं संविधान बनाने के, तो वो ना एक पर्टिकुलर टाइम में एक कॉमन चैलेंज फेस करते हैं। क्या चैलेंज होता है? कि जो प्रोविजंस होंगे संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन के, वो नेचुरली रिफ्लेक्ट करने चाहिए एफर्ट्स टू टैकल द प्रॉब्लम्स दैट सोसाइटी इज फेसिंग एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उस टाइम पर जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है ना, जिस टाइम पर संविधान बनाया जा रहा है, उस टाइम पर जो भी प्रॉब्लम्स है सोसाइटी में,
उसको जो है टैकल कर सके, उसको फेस कर सके, है ना? तो ये चीज़ तो होनी चाहिए और सेकंड चीज़ होती है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ये ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करे गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट जो है फ्यूचर की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर पाएँ। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है रिस्पॉन्ड कर सके चैलेंजेस जो हैं, फ्यूचर में जो अराइज़ होंगे ना चैलेंजेस, नए-नए चैलेंजेस आते हैं भैया फ्यूचर में, है ना? तो वो सब भी टैकल कर सकें। तो इस सेंस में अगर देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन को ऑलवेज़ जो ना कॉन्स्टिट्यूशन जो है कंटेम्परेरी जो उसी टाइम पीरियड में जो चीज़ें चल रही हैं, उसको भी सॉल्व कर सके, उनको भी टैकल कर सके और इसकी इम्पोर्टेंस ही बनी रहे, ये भी होता है। तो एट द सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूशन जो है फ्रोज़न एंड अनअल्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए। मतलब कि बस ऐसा ना एक संविधान बना के रखती है, उसमें ना आप कोई चेंज कर सकते हो, ना उसमें कुछ बदलाव कर सकते हो। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो इंसानों द्वारा बनाया जाता है ना, जो ह्यूमन बीइंग जो बनाते हैं संविधान को, तो ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसमें ना रिविज़न की ज़रूरत होती है, चेंजेस वगैरह होते हैं, री एग्ज़ एग्ज़ामिनेशन हो सके, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए मतलब कि संविधान जो है फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उसमें चेंजेस वगैरह सब कर सको आप, ठीक है? ये भी सही होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट करता है ड्रीम्स एंड एस्पायरेशंस ऑफ द कंसर्न्ड सोसाइटी। अब हमारा संविधान क्या रिफ्लेक्ट करता है? अगर आप प्रिएम्बल देखोगे ना तो उसमें बोलेंगे जो हमारे वी द पीपल ऑफ इंडिया जो जनता के लिए है सबसे पहले तो ठीक है पीपल की बात की गई है। उसमें जो है जस्टिस की बात की गई है और जो इक्वालिटी की बात की गई है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्च्युनिटी की बात की गई है। तो आपको पता चल जाएगा कि सोसाइटी क्या चाहती है, ड्रीम्स जो उनके सपने हैं, एस्पायरेशंस है सोसाइटी के, तो वो सब आपको रिफ्लेक्ट हो जाएँगे संविधान में। ओके? और ये भी दिमाग में होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ना एक फ्रेमवर्क है फॉर द डेमोक्रेटिक गवर्नेंस ऑफ द सोसाइटी। तो ना ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा फ्रेमवर्क ऐसा ढांचा प्रोवाइड करता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नेंस चले सोसाइटी में, है ना? तो इसी सेंस में हम कॉन्स्टिट्यूशन को इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं जो कि सोसाइटी अपने लिए खुद के लिए क्रिएट करती है। ठीक है? तो ये जो डुअल रोल होता है संविधान का, इससे ना एक डिफिकल्ट क्वेश्चन अराइज़ होता है कि स्टेटस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ सो सेक्रेड, क्या इतना ज़्यादा ये पवित्र है कि कोई इसको कभी भी चेंज नहीं कर सकता? और ना क्या ये इतना ऑर्डिनरी है, इंस्ट्रूमेंट है कि इसको ना जैसे दूसरे कानून बनाए जाते हैं, हटाए जाते हैं, उसी तरीके से आप दूसरे कानून के तरीके से ही इसको चेंज कर सकते हो? ठीक है, तो ऐसा नहीं है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल लें तो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन इतना रिजिड है कि उसको चेंज करने के लिए ना इनको प्रॉपर जो है अमेंडमेंट चाहिए और अमेंडमेंट करने के लिए मेजॉरिटी वग़ैरह चाहिए उनके दोनों हाउसेस की। और यूके का कॉन्स्टिट्यूशन इतना ज़्यादा जो है फ्लेक्सिबल है कि उसको ना जैसे कोई नॉर्मल कानून होता है उसको चेंज करते हैं, वैसे ही संविधान को भी बदल देते हैं वो लोग। उनका संविधान तो पूरा लाइब्रेरी है यूके का। ठीक है? तो हमारा जो है ना, हमारा संविधान फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। कुछ प्रोविज़न संविधान के ऐसे हैं, जिनको एक आप ऑर्डिनरी लॉ की तरह चेंज कर सकते हो, जैसे एक कानून चेंज किया जाता है ना, बनाया जाता है, उस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। और कुछ प्रोविज़न्स ऐसे हैं संविधान के, जिनको बदलने के लिए आपको प्रॉपर अमेंडमेंट लेकर के आना पड़ेगा संविधान में। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हो गया, ठीक है? इसको अगर चेंज करना है आपको, इसमें कोई बदलाव करना है, तो आपको प्रॉपर अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। या फिर देखो फ्लेक्सिबिलिटी की एग्जांपल लें तो ऐसे प्रोविजंस में जैसे कि सैलरीज हो गई, जजेस की सैलरी हो गई, ठीक है, गवर्नर की, तो इन सब की इसके लिए ना आपको कोई जैसे अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल कानून के तरह ही आप इनको चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल और रिजिड दोनों है। तो मेकर्स जो थे, हमारे संविधान बनाने वाले थे, वो अवेयर थे इस प्रॉब्लम के बारे में और उन्होंने एक बैलेंस बना करके रखा। क्या बैलेंस बनाया उन्होंने कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है अबव ऑर्डिनरी लॉ है, जो ऑर्डिनरी कानून है ना उससे ऊपर है, और उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि जो फ्यूचर जनरेशन है रिस्पेक्ट करेंगे इस डॉक्यूमेंट की। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करना, कॉन्स्टिट्यूशन की जो चीजें हैं उनको फॉलो करना, ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। तो एट द सेम टाइम उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि फ्यूचर में कि ना ये जो डॉक्यूमेंट है इसको मॉडिफिकेशन की भी ज़रूरत है। तो ना जब संविधान लिखा जा रहा था, तो वो अवेयर थे कि कई सारे मैटर्स जो होंगे जिसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है ना?
मतलब कि कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि अलग-अलग लोगों की अलग-अलग राय होती है। जब सोसाइटी ना इसके बारे में देखेंगी, तो इनके कई सारे ओपिनियन हो सकते हैं और वो सोचेंगे कि संविधान में अब चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना कॉम्बिनेशन है दोनों का, दोनों अप्रोचेस का, जो कि अभी हमने पढ़ी, फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। हमारा संविधान जो है इतना सेक्रेड डॉक्यूमेंट भी है और ये जो इंस्ट्रूमेंट भी है जिसको चेंजेस की भी ज़रूरत होती है टाइम टू टाइम, ठीक है? एक मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसकी रिस्पेक्ट करना, इसको फॉलो करना कंपल्सरी है। पर कॉन्स्टिट्यूशन में आप चेंजेस भी कर सकते हो। हमारा संविधान स्टैटिक नहीं है, ठीक है? कि उसमें कोई चेंजेस ही नहीं कर सकते। ना ही ये फाइनल वर्ड है कि मतलब बस आखिरी है ये तो इसके अलावा इसमें जो है कुछ भी आप चेंज नहीं कर सकते। इसको चेंज ही नहीं बेसिक चीज़ पता क्या है इस चैप्टर में कि कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। इसमें जो है आप मॉडिफाई कर सकते हो, चेंजेस भी कर सकते हो। हमारा संविधान फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। मतलब कुछ प्रोविज़न्स जो है उसको चेंज करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, टफ तरीके से चेंज होते हैं। कुछ जो है बहुत ईज़िली जो ऑर्डिनरी लॉ की तरह चेंज हो सकते हैं, ठीक है? तो आर्टिकल 368 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, संविधान में जो चेंजेस की बात करते हैं, अमेंडमेंट करने की। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड कैसे करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट जो है एक्सरसाइज़ करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पावर को, जिससे वो अमेंड कर सकते हैं अ, ठीक है? और चेंज कर सकते हैं संविधान में जो प्रोविज़न्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोसीजर जो भी उसमें दिया गया है आर्टिकल में। तो ना इसमें भी प्रोसीजर है किस तरीके से आप चेंज कर सकते हो संविधान को। फॉर एग्ज़ाम्पल सिंपल मेजॉरिटी होती है, पढ़ाया था हमने आपको, ठीक है? सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी होती है, ठीक है? स्पेशल मेजॉरिटी के साथ में प्लस 50% जो स्टेट्स हैं उनसे कंसेंट लेना पड़ता है, उनका अप्रूवल लेना पड़ता है, ठीक है? तो कई तरीके के जो चेंजेस कर सकते हो, कई तरीके के अमेंडमेंट किए जाते हैं। ओके, तो हमारे मेकर्स थे, हमारे संविधान बनाने वाले, वो बैलेंस बना कर के चले, संविधान जो था उसको अमेंडमेंट की भी ज़रूरत होती है, उसको प्रोटेक्ट करके भी रखना है फ्रॉम अननेसेसरी एंड फ्रीक्वेंट चेंजेस। अगर आप संविधान को इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल कर दोगे कि तो पता चला कि छोटी-छोटी चीज़ें भी फटाफट बदलने लगे हमारे जो नेता लोग हैं और वो जो नेता है फिर क्या करेंगे? वो जो है सारे फंडामेंटल राइट्स खत्म कर देंगे, ठीक है? और वो अपनी मनमानी करने लगेंगे, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इन अदर वर्ड्स हमारा संविधान जो है वो फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। फ्लेक्सिबल का मतलब है कि ओपन टू चेंज है, मतलब इसमें ईज़िली चेंज किए जा सकते हैं कुछ प्रोविजंस के और रिजिड का मतलब है कि इसमें चेंज नहीं कर सकते हो आप, रेज़िस्ट करता है ये चेंजेस को। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ईज़िली चेंज भी किया जा सकता है, मॉडिफाई कर सकते हैं इसको क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है और इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट मतलब जो कि ना अ, कुछ कुछ प्रोविजंस ना बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं, तो उनको अमेंड करने के लिए भई आप इज़िली उसको अमेंड नहीं कर सकते, इसलिए उसको रिजिड बनाया हुआ है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंबाइन है जो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक का। तो एक ना फीचर भी होता है हमारे संविधान का ये फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी का, ठीक है? तो हमारे संविधान बनाने वाले जो थे अवेयर थे इस फैक्ट से कि कई सारे फॉल्ट भी हो सकते हैं, मिस्टेक्स भी हो सकती हैं संविधान में। है ना? हो सकता है पता चला फ्यूचर जनरेशन जो है उन्होंने कुछ नया जो मिस्टेक फाइंड कर ली, जो हमारा संविधान है उसमें। तो कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है कि वो टोटली फ्री फ्रॉम एरर हो, ठीक है? तो हमारे संविधान में भी कुछ ना कुछ मिस्टेक तो हो ही सकती है। तो जब भी जैसे कि ना पहले ना आर्टिकल 19 के तहत और 31 के तहत जो है राइट टू प्रॉपर्टी बना दिया था, वही फंडामेंटल राइट बना दिया राइट टू प्रॉपर्टी। अब बताओ आप ना 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, पार्टीशन हो गया, तो अब डेवलपमेंट की कितनी ज़रूरत थी, गरीबी में थे हम लोग तो, है ना? जो हमारा देश था, उस टाइम पर जो है ब्रिज बनवाने हैं, रेलवेज़ बनवानी है और जो है बड़ी-बड़ी फैक्ट्री सेटअप करनी है, ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके और हमारे देश में जो है मैन्युफैक्चरिंग हो सके। अब उसके लिए क्या चाहिए होगा? उसके लिए प्रॉपर्टी चाहिए होगी, डैम बनाने हैं ताकि जो वाटर सप्लाई कर सकें कई स्टेट्स में, है ना? फ्लड वगैरह रोक सकें। तो उसके लिए क्या चाहिए होगी? उसके लिए ज़मीन चाहिए, ठीक है? लैंड, अब लैंड तो फंडामेंटल राइट है और हमारे देश में तो भई ज़मीन जो है इज़्ज़त-बेइज़्ज़ती से कनेक्ट कर देते हैं। तो पता है 1950 में संविधान जो है इम्प्लीमेंट किया गया, 1951 में ही पहला अमेंडमेंट कर दिया गया था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही इश्यू आ रहा था क्योंकि फंडामेंटल राइट बना दिया, अब गवर्नमेंट को प्रॉपर्टी चाहिए, वही एक्वायर करनी है उनको क्योंकि उनको तो भाई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट करने हैं, ठीक है? तो लोग जो थे प्रॉपर्टी का राइट लेकर के पहुँच जाते थे, ठीक है? वहाँ पर जो संविधान में, तो ये क्या है, ये प्रॉब्लम ही तो क्रिएट हो गई थी। तो हो सकता है कई सारे एरर्स निकल आए, है ना?
इसलिए जो है ना इन मिस्टेक्स को जो है जब ये लाइट पड़े इन मिस्टेक्स में भी तो कॉन्स्टिट्यूशन को इज़िली अमेंड किया जा सके और उसको चेंज किया जा सके और इन मिस्टेक्स को हटाया जा सके। फिर फंडामेंटल राइट से राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया, 44th अमेंडमेंट किया गया। तो ये जो प्रॉपर्टी का राइट था ना, इसके चक्कर में भी कई जजमेंट गए, सुप्रीम कोर्ट में बार-बार केस जाता था, फिर वो कुछ इंटरप्रिटेशन देते थे, कुछ बताते थे। आखिर में जो है 44th अमेंडमेंट किया गया 1978 में और इस प्रॉपर्टी के राइट को जो है लीगल राइट बना दिया, ठीक है? इसको जो है क्या किया लीगल राइट बना दिया, इसको जो है खत्म कर दिया फंडामेंटल राइट से। ओके, तो कई सारे प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन में जिसमें टेम्पररी के नेचर के हैं वो और ना उनको डिसाइड किया जा सकता है, उसको चेंज किया जा सकता है अगर पार्लियामेंट चाहे तो जब पार्लियामेंट इलेक्ट होती है। और उसके साथ ही अगर देखें हम तो कॉन्स्टिट्यूशन जब फ्रेम किया गया था फेडरलिज्म आपको पढ़ाया था ना? सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो है डिवीजन ऑफ पावर है, ठीक है? तो राइट्स और पावर्स जो होती हैं स्टेट की उनको चेंज नहीं किया जा सकता विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट। अगर आप कोई भी जैसे कि जीएसटी लाया गया था ना, तो जीएसटी में भई स्टेट का जो टैक्स का अधिकार था वो जा रहा था, ठीक है? टैक्स स्ट्रक्चर फेडरलिज्म का इश्यू आ गया था उसमें। तो स्टेट का भी कंसेंट लिया गया था जीएसटी लाने के लिए। है ना? तो कई सारे ऐसे जो प्रोविजंस होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टेट लिस्ट से आप कोई जो है 7th शेड्यूल हमने आपको पढ़ाया था ना 3 लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। अगर स्टेट लिस्ट से कुछ सब्जेक्ट्स को आपको ट्रांसफर करना है कॉन्करेंट लिस्ट में ठीक है? उसके लिए भी आपको स्टेट का कंसेंट लेना पड़ेगा क्योंकि उनके स्टेट लिस्ट से आप सब्जेक्ट निकाल रहे हो। तो कुछ ना प्रोविजंस ऐसे होते हैं, कुछ जो स्टेट की पावर्स को इंक्लूड करते हैं, तो स्टेट का कंसेंट होना ज़रूरी होता है। हमने आपको बताया ना जो अमेंडमेंट में एक अमेंडमेंट ऐसा भी होता है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस 50% स्टेट्स का कंसेंट चाहिए होता है। कुछ अदर फीचर्स भी हैं जैसे कि सेंट्रल स्पिरिट जो है हमारे संविधान का जो है तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थोड़े एंग्ज़ियस भी थे कि प्रोटेक्ट करना है उसको चेंजेस मतलब कि ऐसा ना हो पता चला कि गवर्नमेंट जो है सब कुछ उठा-पटक कर दे, और पूरा का पूरा संविधान ही बदल दे। जो बेसिक चीज़ है जैसे कि फेडरलिज़्म का जो स्ट्रक्चर हो गया हमारे यहाँ जो स्टेट्स को पावर दी गई है ठीक है? जो पीपल को पावर दी गई है फंडामेंटल राइट्स के तहत तो इसको भी बदल दिया। तो इसलिए ना थोड़ा रिजिड भी बनाया गया संविधान को, ठीक है? ताकि इज़िली सारा का सारा चेंजेस ना कर दें ये लोग। तो डिफरेंट वेज़ हैं अमेंड करने की। आर्टिकल 368 के तहत कई तरीके से अमेंडमेंट किए जाते हैं। तो हाउ टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट कैसे करते हैं? तो यहाँ पर देखो सिमिलर टू ऑर्डिनरी लॉ जैसे कोई दूसरा कानून होता है ना उसी तरीके से ये इसको भी चेंज कर सकते हैं सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू पार्लियामेंट में जैसा कि आर्टिकल 368 में है, ठीक है? स्पेशल मेजॉरिटी होती है पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है आर्टिकल 368 में। स्पेशल मेजॉरिटी के साथ में लेजिस्लेचर जो है स्टेट्स के तो 50% स्टेट्स की परमिशन भी चाहिए होती है, कंसेंट समझो, है ना? तो देयर आर मेनी आर्टिकल्स कई सारे आर्टिकल्स हैं संविधान में जो कि लिखते हैं क्या अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी ठीक है सिंपल जो लॉ ऑफ द पार्लियामेंट तो जिस तरीके से एक नॉर्मल जो एक ऑर्डिनरी लॉ होता है उस तरीके से आप चेंजेस कर सकते हो कोई स्पेशल प्रोसीजर की जरूरत नहीं होती अमेंडमेंट के लिए और कोई डिफरेंस भी नहीं होता है अमेंडमेंट और ऑर्डिनरी लॉ में। तो ये पहली मेजॉरिटी होती है, ठीक है? जो सिंपली आप जैसे दूसरा कानून बनाते हो वैसे ही इसको भी आप चेंज कर सकते हो। तो ये क्या हुआ ये वेरी फ्लेक्सिबल बनाता है हमारे संविधान को और अगर हम रीड केयरफुली अच्छे से पढ़ा आपने जो आर्टिकल तो उसमें ना दोनों में वर्ड लिखा गया है बाय लॉ मतलब कानून के थ्रू। मतलब कि पार्लियामेंट जो है चेंजेस तभी ला सकती है जब पार्लियामेंट जो है एक प्रोसीजर को फॉलो करे, ठीक है? और जो है और उसको चेंज करे। पर हाँ, उनको ये प्रोसीजर फॉलो नहीं करना है आर्टिकल 368 का, वो कानून के थ्रू चेंज कर सकते हैं। तो यही तो हुआ सिंपली चेंज कर दिया। तो यही हमारे संविधान को फ्लेक्सिबल बनाता है। मैनी अदर दूसरे आर्टिकल भी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जिसमें चेंजेस जो होते हैं पार्लियामेंट सिंपल मैनर में करती है। तो आर्टिकल 2 जो है इसमें क्या बोला गया है? पार्लियामेंट जो है कानून के थ्रू एडमिट कर सकती है यूनियन में और न्यू स्टेट मतलब कि कोई भी नया स्टेट वो ऐड कर सकते हैं जैसे कि दूसरी कंट्री का हो गया है ना तो उसको जो है एक्वायर कर लिया तो उसको एक नया स्टेट बना दिया आपने है ना और जो है कोई नए स्टेट को मतलब कि
वही है कि किसी और इस जो यूनियन जो है यूनियन गवर्नमेंट ऐड कर सकती है नए स्टेट को। आर्टिकल 3 जो है इसमें पार्लियामेंट जो है कानून के थ्रू इंक्रीज़ कर सकती है, डिक्रीज़ कर सकती है एरिया स्टेट का। जैसे कि एक बड़ा स्टेट है उसको तोड़ के जो है छोटे स्टेट कर दिया। पहले उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा था तो यूपी में से उत्तराखंड निकाल दिया। ठीक है, मध्य प्रदेश बहुत बड़ा था तो एमपी में से छत्तीसगढ़ निकाल दिया। ठीक है, तो इस तरीके से चेंजेस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं इनका जो एरिया तो आर्टिकल 3 में बोला गया है। फॉर अमेंडिंग द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाकी के दूसरे पार्ट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तो उसको चेंज करने के लिए आर्टिकल 368 का यूज किया जाता है। इस आर्टिकल में 2 मेथड्स हैं अमेंड करने की संविधान को। तो ये 2 डिफरेंट सेट ऑफ आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। पहला तो है कि अमेंडमेंट जो है स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू किया जाता है। तो मतलब कि पहले तो आप ना सिंपली चेंज कर सकते हो बाय लॉ जो है चेंजेस ला सकते हो आप संविधान में। सेकंड हो गया जो आर्टिकल 368 के तहत जो है आप चेंजेस करते हो, स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू अमेंडमेंट करते हो, ठीक है? दोनों हाउसेज़ है पार्लियामेंट के उनसे पास करवाया जाता है। ओके, ये भी हमने आपको एक्सप्लेन किया था। तो अदर मेथड जो है दूसरी डिफ़िकल्ट है और ज़्यादा जिसमें ना स्पेशल मेजॉरिटी के साथ में जो है कंसेंट ऑफ हाल्फ द स्टेट, ठीक है? जो लेजिस्लेचर हैं, स्टेट लेजिस्लेचर जो 50% स्टेट्स के उनसे भी कंसेंट चाहिए होता है। तो ये सारे जो अमेंडमेंट्स हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन में, ये सिर्फ़ पार्लियामेंट ही कर सकती है। अगर आप सोचो कि स्टेट भी चेंज कर दे संविधान में तो नहीं हो सकता। स्टेट के पास में ये पावर नहीं है, सिर्फ़ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ही चेंजेस कर सकती है संविधान में। ओके? और स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू पार्लियामेंट जो है चेंज करते हैं। और पार्लियामेंट के अलावा कोई भी एजेंसी जैसे कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन है या फिर कोई सेपरेट बॉडी है जो कि जो चाहते हैं कि अमेंड करें संविधान में कोई भी नहीं कर सकता, सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है। सिमिलरली जब पास कर दिया जाता है पार्लियामेंट से कुछ केसेस में स्टेट लेजिस्लेचर जो है ना नो रेफरेंडम इज रिक्वायर्ड फॉर द रेटिफिकेशन ऑफ द अमेंडमेंट। मतलब कि कुछ प्रोविजंस में आपको स्टेट का कंसेंट लेना ज़रूरी नहीं है। अगर कोई बिल जो है अमेंडमेंट बिल जो है दूसरे बिल की तरह ही लाया गया है और वो प्रेसिडेंट के पास में जाता है असेंट देने के लिए मतलब प्रेसिडेंट उसमें क्या करते हैं अपना सिग्नेचर करते हैं तब वो कानून बनता है। तो बट इस केस में ना प्रेसिडेंट के पास में कोई भी पावर नहीं है कि वो रिकंसिडरेशन के लिए भेज दे। अगर कोई ऑर्डिनरी बिल जाता है ना ये बिल है, ठीक है? इसको कानून बनना है, तो ये प्रेसिडेंट के पास में जाता है। प्रेसिडेंट जी क्या करते हैं इसको प्रेसिडेंट को लगता है भाई ये ना थोड़ा गलत बिल है तो इसको दोबारा से पार्लियामेंट देख लो, है ना? फिर पार्लियामेंट इसको देखती है दोबारा से फिर प्रेसिडेंट के पास में भेजती है तो प्रेसिडेंट इस पे साइन कर देते हैं। पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है ना, इसको प्रेसिडेंट को कंपल्सरी है कि उनको पास करना ही पड़ेगा, इसमें असेंट देना ही पड़ेगा। वो दोबारा से इसको पार्लियामेंट के पास नहीं भेज सकते, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है, उसमें जो है दोनों हाउस के सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं वो लोग जो है वो लोग पास करके भेजते हैं इसको, तो ये कंपल्सरी होता है, ठीक है? तो इससे हमें पता चलता है कितना रिजिड है हमारा संविधान जो है और कॉम्प्लिकेटेड भी है अमेंडिंग प्रोसेस, ठीक है? हमारा संविधान जो है वो अवॉइड करते हैं इन कॉम्प्लिकेशंस को और जो ना अमेंडमेंट प्रोसीजर है ना सिंपल भी बनाते हैं। बट ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये जो प्रोसेस है ना ये अंडरलाइन करती है इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल को, ओनली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। अब जो है आपको जो आर्टिकल 368 से जानने को मिला, ठीक है? हमारा फ्लेक्सिबल भी है, प्लस रिजिड भी है हमारा संविधान और सिर्फ़ पार्लियामेंट ही चेंज कर सकती है संविधान में। तो इससे क्या जानने को मिलता है कि हमारे द्वारा चुने गए जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं जनता के द्वारा, तो वही एम्पावर है कि उन्हीं क वो ही जो है फाइनल डिसीज़न लेते हैं, अगर संविधान में कुछ भी चेंज करना है। तो इससे क्या देखने को मिलता है सोवरेनिटी ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी देखने को मिलती है कि पार्लियामेंट जो है संविधान में चेंजेस कर सकती है। ठीक है? अमेंडमेंट प्रोसीजर जो करते हैं ये लोग। अब यहाँ पर देखो टाइप्स बताए गए हैं, स्पेशल मेजॉरिटी है सबसे पहले, तो इलेक्शन वाले जो चैप्टर था उसमें हमने आप इलेक्शन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी वाला चैप्टर, तो इसमें ना हमने देखा था स्पेशल मेजॉरिटी के बारे में कि चीफ इलेक्शन कमीशन हो या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो या फिर हाई कोर्ट के जजेस हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, ठीक है? तो इन सबको हटाने के लिए क्या है स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू इनको हटाया जाता है। तो हम इसको फिर से देखते हैं, ऑर्डिनरी अगर देखें तो जितने भी बिज़नेसेस होते हैं लेजिस्लेचर के उसमें एक मोशन लाया जाता है, रेज़ोल्यूशन भी कह सकते हो आप उसको या फिर बिल भी कह सकते हो। उसको सपोर्ट चाहिए होता है सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स वोटिंग एट द टाइम एंड आप मान लो कि वोटिंग के टाइम पर जो है विल में 247 मेंबर्स हैं
ठीक है, प्रेज़ेंट है हाउस में मतलब कि 247 मेंबर्स प्रेज़ेंट है हाउस में, ओके। एंड सारे के सारे वोटिंग में पार्ट कर रहे हैं, मतलब कि सारे के सारे जो लोग हैं वोटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 2/3 मेंबर प्रेज़ेंट इन वोटिंग होना चाहिए। ये जो है ऑर्डिनरी बिल के बारे में बता रहे हैं, तो इसमें ना 247 मेंबर जो है प्रेज़ेंट हैं और वोट भी कर रहे हैं ये लोग। तो इसमें से 247 के जो हाफ अगर देखें तो 124 जो है इतने लोग चाहिए। अगर ये लोग जो हैं एटलीस्ट ये लोग वोट कर देते हैं फ़ेवर में, वो जो है पास हो जाएगा बिल। इसके हाफ से एक ज़्यादा। तो ये क्या कहलाया, सिंपल जो कानून होता है उसके थ्रू। पर ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में नहीं चलता है। अमेंडमेंट में ना अमेंड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में 2 डिफरेंट काइंड मेजॉरिटीज़ होती हैं, मतलब 2 तरीके की मेजॉरिटी होती है। पहले तो होती है दोस्त जो वोटिंग के फ़ेवर में हैं, जो अमेंडमेंट बिल के, है ना? उसमें ना एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस होना चाहिए। मतलब कि जो अमेंडमेंट किया जाता है ना, तो स्पेशल मेजॉरिटी में पहली चीज़ तो फॉर एग्ज़ाम्पल राज्यसभा में जो है 245 मेंबर्स हैं, तो 245 में से 123 मेंबर्स तो प्रेज़ेंट होने चाहिए। और जो 123 मेंबर्स जो 50% है ना, 50% प्लस 1, ठीक है? प्लस 1 हो गया तो मतलब कि 50% लोग इसके और 1 ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है? तो ये हाफ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, टोटल स्ट्रेंथ का जो है हाफ हो गए, ठीक है? अब सेकंड जो होता है इसमें 2/3 जो मेंबर हो प्रेज़ेंट हो और वोट करें, ठीक है? फ़ेवर में, ओके? तो ये भी कंपल्सरी होता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना? तो पर ये भी होता है, ओके? तो इस तरीके से वोटिंग होती है, जब दोनों हाउसेस से पास हो जाता है पार्लियामेंट से अमेंडमेंट बिल, तभी जाकर के ये जो है अ, ये जो है क्या बन पाता है, जो एक्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तभी इसको चेंजेस माने जाते हैं। अगर जो है ये जो है डेडलॉक बन गया, अगर एक हाउस जो है पास कर दिया, दूसरा हाउस पास नहीं कर रहा है, तो वो उसमें जॉइंट सिटिंग नहीं ला जाती है। अगर ऑर्डिनरी जो कानून होता है ना, जो एक नॉर्मल लॉ है, उसको पास कराने के लिए भेजा। राज्यसभा ने पास कर दिया, लोकसभा नहीं कर रही है उसको पास, तो इसके लिए जॉइंट सेशन लाया जाता है, दोनों को साथ में बिठाया जाता है। जॉइंट सिटिंग आर्टिकल 108 के तहत आती है, फिर उस बिल को पास किया जाता है। पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में कोई भी जॉइंट सिटिंग नहीं लाई जाती है, ठीक है? जॉइंट सेशन नहीं होता है। तो कोई भी अमेंडमेंट बिल है, उसमें स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। अगर लोकसभा में 545 मेंबर्स हैं, ठीक है? और कोई अमेंडमेंट करना है तो सपोर्ट चाहिए मिनिमम 273 मेंबर्स का। लोकसभा हो गई, ठीक है? लोकसभा में 545 मेंबर्स हैं। तो फर्स्ट कंडीशन तो हो गई 273 मेंबर्स होने चाहिए। ओके, 50% प्लस 1 की ये हो गई। अब इसमें ना अगर 300 मेंबर्स जो हैं प्रेज़ेंट हैं, 300 मेंबर्स जो हैं आए हुए हैं उस दिन लोकसभा में, ओके, वोटिंग के टाइम पर, और जो है इसमें ना 273 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए इनमें से 273 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए। बट इमेजिन करो 400 मेंबर्स हैं लोकसभा में, वोट कर दिए अमेंडमेंट बिल का, ठीक है? 400 मेंबर्स अगर वोट कर दें तो कितने मेंबर्स जो होंगे सपोर्ट करेंगे बिल को? हाउ मेनी मेंबर्स शुड सपोर्ट द बिल टू गेट बिल पास्ड? पता है, स्पेशल मेजॉरिटी में ना 2 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन होती है कि जो हाफ मेंबर 50% मेंबर प्लस 1, मतलब कि 545 का अगर हाफ करोगे ना तो 272 निकलेगा। अब इसमें प्लस 1 कर दो 273, इतने मेंबर्स होने चाहिए। इसके साथ में जो भी प्रेज़ेंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 400 मेंबर प्रेज़ेंट है ना, तो 400 के 2/3 मेंबर का सपोर्ट भी चाहिए। तो ये सीन चलता है। ओके, 273 मेंबर्स का सपोर्ट प्लस 2/3 मेंबर जो प्रेज़ेंट हैं और वोट कर रहे हैं। तो इसके साथ ही ना हाउसेस जो होते हैं वो पास करते हैं अमेंडमेंट बिल को स्पेशल मेजॉरिटी। ये मेजॉरिटी तो हमने देख ली, ये वाली मेजॉरिटी लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेस में होनी चाहिए। और अगर स्टेट के कोई प्रोविजन में चेंज हो रहा है तो 50% स्टेट का कंसेंट भी ज़रूरी होता है। तो जब तक सफिशिएंट कंसेंसस नहीं होता है, सभी लोगों की सहमति नहीं होती है प्रपोज्ड अमेंडमेंट पे, तो अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है संविधान में। अगर कोई पार्टी जो है पावर में, जो पार्टी जो पावर में है, वो एन्जॉय करते हैं थिन मेजॉरिटी, मतलब इनके पास में ज़्यादा मेजॉरिटी नहीं है, जो पार्टी रूल कर रही है, गवर्नमेंट में है, तो वो ना पास नहीं, वो पास कर सकते हैं लेजिस्लेशन को चॉइस का, बट ना उनको बजट अप्रूव करवाने में जो अपोज़िशन से
फिर वो एग्री नहीं करेंगे। बेसिक बात है मेजॉरिटी होनी चाहिए पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में मेजॉरिटी होगी तो वो अपने सारे बिल, बजट, अमेंडमेंट बिल सब कुछ पास करवा सकते हैं। मेजॉरिटी नहीं है तो वही गवर्नमेंट ही नहीं होती फिर तो। ठीक है? तो ज़रूरी इट विल नीड टू टेक एट लीस्ट सम अपोजिशन पार्टीज़ इंटो कॉन्फिडेंस, तो मतलब कि दूसरी पार्टीज़ के साथ में भी बात करनी होती है। आर्टिकल 370 को हटाना था जम्मू एंड कश्मीर से, तो राज्यसभा में ना दूसरी जो अपोज़िशन पार्टी है उनसे कंसेंसस बनाया था, जो रूलिंग पार्टी थी, बीजेपी थी उस टाइम पर। तो उन्होंने ना क्या किया था, अपोज़िशन पार्टी से भी बातचीत की थी ताकि भाई वो अपोज़ ना करें उस बिल को, क्योंकि वो ज़रूरी था हमारे देश के लिए, है ना? तो कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है कभी-कभी अपोज़िशन पार्टीज़ को, ताकि जो है अमेंडमेंट किया जा सके संविधान में। और वो अमेंडमेंट सही होता है तो अपोज़िशन पार्टीज़ भी मान जाती हैं देश के लिए, है ना? तो बेसिक प्रिंसिपल इस जो अमेंडमेंट प्रोसीजर के पीछे जो है बेसिक प्रिंसिपल, तो ये है कि बेस्ड जो ब्रॉड सपोर्ट होता है ना पॉलिटिकल पार्टीज़ का, तभी वो लोग चेंज कर पाते हैं। पार्लियामेंटेरियंस और पॉलिटिकल पार्टी सब साथ में आती तभी वो लोग संविधान में चेंज कर सकते हैं, वरना नहीं कर पाते हैं। है ना? तो ऐसे बिल को प्रेसिडेंट का भी कंसेंट मिल ही जाता है। अब यहाँ पर देखो 2 प्रिंसिपल डोमिनेट कर रहे हैं जो प्रोसीजर है अमेंडमेंट करने का संविधान में, मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस में। तो पहला तो है प्रिंसिपल ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी। फॉर इंस्टेंस अगर देखें यूएस में, साउथ अफ्रीका में, तो यहाँ पर ना ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है स्पेशल मेजॉरिटी, तो यहाँ पर अमेंडमेंट करना टफ है। तो केस ऑफ अगर यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। साउथ अफ्रीका एंड रशिया में देखें तो कुछ अमेंडमेंट्स के लिए 3/4 मेजॉरिटी चाहिए होती है। देख रहे हो? मतलब पूरे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनका सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए पड़ता है। अदर प्रिंसिपल देखने को मिलता है जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कि आज के जो संविधान है, तो जनता का पार्टिसिपेशन, प्रोसेस ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पर ना कम लोग रहते हैं, जहाँ पर कम पॉपुलेशन होती है, वहाँ पर पीपल पार्टिसिपेशन हो जाता है। बाकी हर जगह इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी देखने को मिलती है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। सभी लोग जाके थोड़ी ना बैठेंगे वहाँ पर और जाकर के कानून बनाएँगे, है ना? तो जहाँ पर कम लोग होते हैं, वहाँ पर जो है पीपल का पार्टिसिपेशन हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्विट्ज़रलैंड की बात करें, तो यहाँ पर जो है जनता खुद ही इनिशिएट करती है अमेंडमेंट, ठीक है? जनता खुद ही लेकर के आती, भई ये संविधान में चेंज कर देना, है ना? तो अदर एग्ज़ाम्पल हैं कंट्रीज़ के, जहाँ पर जो है जनता खुद से अप्रूव करती है अमेंडमेंट, जैसे कि रशिया हो गया, इटली हो गया, ठीक है? तो ये एग्ज़ाम्पल्स देखे हमने। तो यहाँ पर देखो बी आर अम्बेडकर जी ने कुछ कहा है, यहाँ पर कहा है कि जो भी डिससैटिस्फाइड है कॉन्स्टिट्यूशन से, मतलब उनको कुछ चेंज करना है संविधान में, वो सैटिस्फाइड नहीं है उस प्रोविजन से, तो उनको 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, अगर वो मेजॉरिटी नहीं ले पाते हैं, नहीं ला पाते हैं, तो उनका डिससैटिस्फैक्शन जो है कॉन्स्टिट्यूशन से, वो जनरल पब्लिक तक नहीं जाएगा, है ना? मतलब कि अपनी मेजॉरिटी लेकर के आओ भैया और चेंज करो, है ना? तो डॉक्टर अम्बेडकर जो है यहाँ पर सिर्फ पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी की बात नहीं कर रहे हैं। पहली चीज़ तो इन्होंने क्या बताया, पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी होनी चाहिए अगर आपको संविधान में चेंज करना है। इन्होंने शेयर किया अपना व्यूज़ जनरल पब्लिक, ठीक है? उन्होंने क्या बोला, शेयरिंग ऑफ द व्यूज़ बाय द जनरल पब्लिक। इसका इंडिकेट दे रहे हैं वो कि बिहाइंड द मेजॉरिटी देयर इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक ओपिनियन दैट गवर्न्स द डिसीजन मेकिंग। तो जनता का ओपिनियन जो होता है, जिसके थ्रू क्या होता है, डिसीजन मेकिंग होती है ना? पब्लिक ओपिनियन होता है, उस हिसाब से चलते हैं। अगर ये लोग कुछ का कुछ चेंज कर देंगे, तो डेमोक्रेसी है, वही फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, सबको पता चल जाएगा। आर्टिकल्स आने लगेंगे न्यूज़पेपर में, सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुँच जाएगी, सुप्रीम कोर्ट इनके अमेंडमेंट को खत्म कर देंगे। अभी ना इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाए गए थे, जिसके थ्रू ना गवर्नमेंट जो है पैसे इकट्ठे करते थे। गवर्नमेंट नहीं, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ जो थी, उनके पास में खूब सारे पैसे आते थे। ठीक है? मतलब चंदा का एक सहारा हो गया था, पर इलेक्टोरल बॉन्ड में कौन पैसे दे रहा है, कितने पैसा दे रहा है, ये पता नहीं चलता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको खत्म कर दिया, नल एंड वॉइड कर दिया। आर्टिकल 19 का वॉयलेशन हो रहा था यहाँ पर। तो वही बात है, जनता की प्रोटेक्शन के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं, जुडिशरी अपना रोल प्ले करती है। जैसे कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ये जो है वॉयलेट कर रहा था कॉन्स्टिट्यूशन में जो अ, सेपरेशन ऑफ पावर को, तो इसको भी हटा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। फिर सुप्रीम कोर्ट देखते हैं उनको। रेटिफिकेशन बाय स्टेट, अभी हमने पढ़ा स्पेशल मेजॉरिटी के बारे में, 50% मेंबर्स, ठीक है? 50% प्लस 1 प्लस 2/3 मेजॉरिटी, है ना? प्रेजेंट एंड वोटिंग जो होती है। तो स्पेशल मेजॉरिटी सफिशिएंट नहीं होती है कुछ आर्टिकल्स को चेंज करने के लिए। अगर अमेंडमेंट देखें
जो कि मॉडिफ़ाई कर रहे हैं मतलब चेंज कर रहे हैं उस आर्टिकल को, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स हैं, उससे रिलेटेड है, तो ना उसको चेंज करने के लिए कंसेंट चाहिए होगा स्टेट का। बेसिक चीज़ है, फेडरल स्ट्रक्चर में चेंज कर रहे हो आप, जो पावर्स है ना स्टेट की, उसमें बदलाव कर रहे हो, तो इसमें स्टेट का कंसल्टेशन ज़रूरी होता है, स्टेट से कंसेंट लेना ज़रूरी होता है। तो हमने फेडरल नेचर पढ़ा अपने संविधान का, है ना, 7th शेड्यूल में लिस्ट दी गई है। ओके, प्रॉपर डिवीजन ऑफ पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का। तो फेडरलिज्म का मतलब होता है पावर्स ऑफ स्टेट मस्ट नॉट बी एट द मर्सी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो स्टेट है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की दया से पावर एंजॉय नहीं कर रहे हैं, स्टेट्स को भी संविधान ने पावर दी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना इंश्योर करते हैं कि जो लेजिस्लेचर है हाफ ऑफ द स्टेट के, वो पास करते हैं अमेंडमेंट बिल को, तभी जाकर के वो इफेक्ट में आता है। अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बिल जो कि संविधान में फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर रहा होता है, तो उसमें स्पेशल मेजॉरिटी के साथ-साथ 50% स्टेट का कंसेंट होना कंपल्सरी होता है। ठीक है? तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ पार्ट जो है संविधान का, उसमें ग्रेटर एंड वाइडर कंसेंसस की ज़रूरत होती है। मतलब उसमें ज़्यादा कंसेंसस की ज़रूरत होगी, ज़्यादा सहमति की ज़रूरत होती है लोगों की। तो ये जो प्रोविज़न है इससे रिस्पेक्ट करता है ये क्या स्टेट्स की, और उनको जो पार्टिसिपेशन की भी पावर दी गई है प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट में, जब वो अमेंडमेंट इनकी पावर्स को अफ़ेक्ट करता है। इसी तरीके से जो ना अ, इसी से हमने फ्लेक्सिबल भी बनाई हैं कुछ चीज़ें, मतलब कि इतना रिजिड नहीं बनाया है, तो हाफ ऑफ द स्टेट का कंसेंट कंपल्सरी और जो कि सफिशिएंट होता है। और अगर कोई भी गवर्नमेंट है ना, वो जो है पावर में है, तो भई उनकी कोई कुछ स्टेट्स में तो उनकी पावर होगी, तो वो इज़िली पास करवा लेते हैं। तो सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू स्टेट को पास करना होता है इसको, ठीक है? स्पेशल मेजॉरिटी वगैरह जो है वो सब जो है पार्लियामेंट में होता है। ये लोग स्टेट की जो है सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू भी पास करते हैं ना स्टेट लेजिस्लेचर, वो सफिशिएंट होता है। तो ये अमेंडमेंट जो प्रोसेस है नॉट इम्प्रैक्टिसेबल, तो इतना ज़्यादा ऐसा नहीं है कि भई ये तो चेंज कर ही नहीं सकते बिल्कुल भी। तो ये इज़िली हो जाता है। जैसे जीएसटी भी ले आए थे वो लोग, क्योंकि जो भी पावर में है ना पॉलिटिकल पार्टी, तो हाफ स्टेट में तो उनकी होती है गवर्नमेंट, है ना? तो हम समराइज़ कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसको अमेंड किया जा सकता है लार्ज स्केल कंसेंसस के थ्रू, ठीक है? जो सहमति की ज़रूरत होती है, सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं और जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, और लिमिटेड पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट्स। स्टेट्स कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। स्टेट का पार्टिसिपेशन तब होता है जब स्टेट के प्रोविज़न में चेंज किया जाता है, कुछ स्टेट से रिलेटेड, फेडरल पावर से रिलेटेड। तो फाउंडिंग फादर्स जो थे हमारे संविधान के, वो ना इतना ज़्यादा उन्होंने स्कोप नहीं दिया था कि कुछ भी आप चेंजेस कर दो संविधान में। पर उन्होंने इतना स्कोप दिया था कि फ्यूचर जनरेशन को राइट है कि वो अमेंड कर सकते हैं संविधान को, मॉडिफ़ाई कर सकते हैं, नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द टाइम। जैसे-जैसे टाइम चेंज होता है, कई सारी चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत होती है, तब वो लोग चेंज कर सकते हैं। तो इतना स्कोप भी दिया है, इसलिए हमारे संविधान को लिविंग डॉक्यूमेंट भी कहते हैं, फ्लेक्सिबल भी कहते हैं और रिजिड भी कहते हैं। ओके, ये हो गया। तो अभी ना आगे का जो चैप्टर है हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आपको लेक्चर कैसा लगता है आप लाइक करके बता सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू।